G20 सरबराह इजलास में शिरकत के लिए आलमी रहनुमाओं की भारत आमद का सिलसिला जारी। बरतानिया के वजीर आजम ऋषि सुनक, जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा, जापान के सदर फोमियो किशिदा और ओमान के नायब वजीर आजम असद बिन तारिक अल सईद पहुंचे नई दिल्ली। कोमोरोस यूनियन के सदर और अफ्रीकी यूनियन के सदर अजाली असोमानी और अमरीकी सदर बाइडन भी भारत के लिए रवाना। इटली के पीएम और अर्जेंटाइन के सदर का भी दिल्ली में किया गया शानदार इस्तकबाल। पीएम मोदी आज अमेरिका, बांग्लादेश और मॉरिशस के लीडरों से करेंगे दो तरफा बातचीत। G20 कॉन्फ्रेंस के लिए 10 सितंबर तक नई दिल्ली के पूरे इलाके को कंट्रोल जोन दिया गया करार। सामान ले जाने वाली गाड़ियों को दाखिले की नहीं होगी इजाजत। लोगों को मेट्रो से सफर करने का दिया गया मशवरा। डीडी न्यूज ने G20 कॉन्फ्रेंस की कवरेज के लिए किए खुसूसी इंतजामात। रिपोर्टर्स की पूरी टीम हर लम्हे की मालूमात के साथ मौजूद है ग्राउंड जीरो पर। वर्ल्ड बैंक ने भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ। कहा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से भारत पर बड़ा तब्दीली का असर। मोदी हुकूमत ने 50 सालों के मुकाबले सिर्फ 6 साल में अंजाम दिए हैरत अंगेज कामकाज। छह रियासतों में होने वाले असेंबली ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आना शुरू। त्रिपुरा की दोनों असेंबली सीटों पर बीजेपी का कब्जा। बंगाल में सख्त मुकाबले में बीजेपी उम्मीदवार आगे। केरल में यूडीएफ को सबकत, जबकि उत्तर प्रदेश की घोसी में समाजवादी पार्टी को सबकत। और माली में अलकायदा हामी इंतहा पसंद तंजीम के हमले में 49 अफराद बने लुक़्मे अजल। 15 फौजी हलाक। जवाबी कार्रवाई में तकरीबन 50 दहशतगर्द हलाक। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है और दिन भर की अहम खबरों के साथ मैं मोहम्मद नौमान। G20 सरबराह इजलास के लिए दुनिया भर के लीडरान भारत आना शुरू हो गए हैं। ओमान के नायब वज़ीर आज़म सैयद असद बिन अल तारिक अल सईद G20 सरबराह इजलास में शिरकत के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस भी दिल्ली पहुंच गए हैं। जापान के वज़ीर आज़म फोमियो किशिदा भारत में G20 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए नई दिल्ली पहुंच गए। जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा भी दिल्ली पहुंच गए हैं। नई दिल्ली कल से शुरू होने वाले G20 सरबराह इजलास की मेज़बानी के लिए पूरी तरह तैयार है। सरबराह इजलास के लिए वफूद की आमद का सिलसिला जारी है। इसी के लिए दिल्ली में खुसूसी हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। पुलिस का अमला हर जगह पर नजर रखे हुए है। इस वक्त दिल्ली मुख्तलिफ एजेंसियों जैसे दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, NSG, CRPF की कड़ी निगरानी में है। इमारतों पर तैयारा शुकन बंदूकें तैनात की गई हैं। हर सरगर्मी पर नजर रखने के लिए हजारों CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं।
दरियासना वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने फिलहाल सोशल मीडिया साइट एक्स पर कुछ मालूमात दी हैं कि वह आज शाम अपनी रिहाइशगाह पर 3 दो तरफा मीटिंगों में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि वो मॉरिशस के वज़ीर-ए-आज़म प्रविंदर कुमार जगन्नाथ, बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना और अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि ये मुलाकातें इन ममालिक के साथ भारत के बाहमी ताल्लुकात का जायज़ा लेने और तरक्याती ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने का मौका फराहम करेंगी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक G20 सरबराह इजलास में शिरकत के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। ब्रेक्जिट के बाद भारत बरतानिया का एक बड़ा इक़्तिसादी शराकतदार बनकर उभरा है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक नई दिल्ली में मुनक्किद होने वाले G20 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए भारत आ चुके हैं। सबकी नज़रें दोनों ममालिक के दरमियान मुमकिन आज़ाद तिजारती मुआहदे पर हैं। हिंदुस्तान और बरतानिया तारीख़ और सकाफ़त के साथ साथ इक़्तिसादी और सिफारती ताल्लुकात के मजबूत रिश्तों में बंधे हुए हैं। बरतानिया में हिंदुस्तानियों की आबादी 15 लाख से ज़्यादा है। 2022 में ऋषि सुनक के बरतानिया के पहले भारतीय निजात वज़ीर आज़म बनने के बाद इस ग्रुप के किरदार ने आलमी सतह पर नई अहमियत हासिल की। बरतानिया में बैरून मुल्क मुकीम तलबा के सबसे बड़े ग्रुप के तौर पर हिंदुस्तानियों ने चीन को पीछे छोड़ दिया। भारत अमेरिका के बाद बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी का दूसरा बड़ा जरिया भी है। लिहाजा यह हैरत की बात नहीं है कि नई दिल्ली और लंदन आज़ाद तिजारती मुआहदे पर काम कर रहे हैं, जिसके नतीजे में ज़्यादातर अशिया पर महसूलात कम होंगे और बरामदात को फ़रोग़ मिलेगा। इस सिलसिले में दोनों ममालिक के दरमियान रबा माह तिजारती मुज़ाकरात हुए। अगर ये मुआहदा होता है तो ये दोनों ममालिक के लिए संग मील साबित होगा। 26 निकात पर मबनी ये मुआहदा हिंदुस्तान और किसी भी मगरबी मुल्क के दरमियान सबसे वसी जामे तिजारती मुआहदों में से एक होगा। ये कनाडा जैसे ममालिक के साथ भी इसी तरह के मुआहदों की राह हमवार करेगा। ब्रेक्जिट के बाद बरतानिया के लिए ये मुआहदा गैर यूरोपीय मंडियों तक आसान रसाई को यकीनी बनाएगा। मुआहदे के कुल 26 नुकात में से 19 पर इत्तिफाक होने के बाद हिंदुस्तान और बरतानिया इस मुआहदे को हतमी शक्ल देने में मसरूफ हैं, जिस पर 2021 में बातचीत शुरू हुई थी। दरियासना दोनों ममालिक सरमायाकारी के मैदान में मुसलसल तरक्की कर रहे हैं। इस साल के आगाज में भारत के टाटा ग्रुप ने ऐलान किया था कि वो बरतानिया में ईवी बैटरी प्लांट बनाने के लिए $5 बिलियन से ज्यादा की सरमायाकारी करेगा। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक ने भी टाटा ग्रुप के इस ऐलान की तारीफ की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और आइए अब उन मेहमानों के बारे में बात करें जो भारत आ चुके हैं। कॉमोरोस यूनियन के सदर और अफ्रीकी यूनियन के सरबराह अज़ाली सोमानी भारत में G20 समिट में शिरकत के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। अर्जेंटीना के सदर एल्बर्टो फर्नांडिस 9 सितंबर से शुरू होने वाले G20 सरबराह इजलास में शिरकत के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। एल्बर्टो फर्नांडिस का नई दिल्ली पहुंचने पर रिवायती इस्तकबाल किया गया। वहीं इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी G20 कॉन्फ्रेंस इजलास में शिरकत के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गई हैं। ज़राअत और किसानों के बहबूद के वज़ीर मुमलिकत शोभा करंदाजे ने उनका इस्तकबाल किया। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की शमूलियत G20 ममालिक के मुकाबले भारत की इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। इस पूरी मशक़ को तफसील से पेश किया गया है। आइए भारत मंडपम में रिजर्व बैंक के जरिए तैयार करदा शानदार RBI डिजिटल इनोवेशन पवेलियन की एक झलक देखते हैं। भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो उल्लेखनीय सफलता हासिल की है
वित्तीय मोर्चे पर आरबीआई पवेलियन में उसका प्रदर्शन किया गया है। डिजिटल रुपी के बारे में बताया गया और साथ ही साथ कैसे आसानी से स्मार्टफोन के जरिए क्रेडिट मिल सकता है, किसान को उसके खेत में बैठे बैठे कर्ज मिल सकता है, किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए, डेयरी लोन के लिए पायलट बेसिस पे जो ये योजना शुरू की गई, तमाम सारा डाटा जुटा के उसका प्रदर्शन किया गया। फ्रिक्शनलेस क्रेडिट जो पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म के जरिए मुहैया होगा, कैसे एक उपलब्धि भारत को हासिल हो रही है, उन सब का प्रदर्शन इस आरबीआई पवेलियन में किया गया। जो इनोवेशन पवेलियन है, यहाँ पर आप देखें, ये इसके जरिए लोग जान समझ पाएंगे और कैसे यूपीआई, यानी जो लोग यहाँ आ रहे हैं दुनिया भर के लोग, वो यूपीआई के जरिए लेन देन कर सकते हैं। उनके पास खाता नहीं भी हो तो वॉलेट से यूपीआई के जरिए लेन देन हो सकता है। इन सब का भी प्रदर्शन किया गया है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि है जब हम देख रहे हैं कि भारत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तमाम सफलताएं हासिल कर चुका है। यहाँ जो देश और दुनिया के तमाम लोग आएंगे, प्रतिनिधि आएंगे, वो जान समझ पाएंगे इस पवेलियन में कि कैसे ये काम करता है और उस अनुभव को उठा पाएंगे, उस अनुभव का लाभ ले पाएंगे। तो निश्चित तौर पर आरबीआई का जो पवेलियन है, वहां पर जो उपलब्धियां हैं पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म की, उसे दर्शाया गया है। तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में जो दुनिया भर के प्रतिनिधि आएंगे, वो देखेंगे कि कैसे भारत प्रगति कर रहा है, कैसे भारत आगे बढ़ रहा है, आधुनिक भारत कैसे नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर और वित्तीय मोर्चे पर। कैमरामैन राहुल के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। आरबीआई डिजिटल इनोवेशन पवेलियन में लोगों को डिजिटल रुपए के बारे में मजीद मालूमात देने पर खुसूसी जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा समिट के जरिए आरबीआई डिजिटल रुपए को G20 ममालिक के सामने मुअस्सर तरीके से रखने की भी कोशिश कर रहा है। खुसूसी तवज्जो ई रुपी पर दी जाएगी, जो आरबीआई की सरकारी डिजिटल करेंसी है। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रजेश बैसिखियार, जो आरबीआई से है। हमने देखा कि बहुत एक लंबी कवायद के बाद डिजिटल रुपये की शुरुआत हुई है, तो यहाँ ये प्रदर्शनी लगाने का उद्देश्य क्या है, बताएं। उद्देश्य इस प्रदर्शनी लगाने का ये है कि ये जो एक नई चीज़ जो भारत को मिल रहा है, डिजिटल रुपी, उसके बारे में कैसे इसका प्रचार प्रसार हो और इसके बारे में देश दुनिया को पता चले। भारत इस विषय पर क्या कर रहा है, रिजर्व बैंक इस विषय पर क्या कर रहा है, इसके बारे में दुनिया को पता चले। ये G20 का समिट जो है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां पर कि हम इसके बारे में पूरी दुनिया में इसका प्रदर्शन कर सकते हैं और जो हमने किया है, इस पर जो काम किया है, उसके बारे में दुनिया तक अपनी बात को ले जा सकते हैं। इस प्रदर्शनी में डिजिटल रुपी को लेकर क्या क्या दर्शाया गया है? इस प्रदर्शनी में हम लोगों ने मूलतः जो डिजिटल रुपी के बारे में जो है, वो एक तो है कि एक हमने एक यहाँ पे वीडियो लगाया है, जिससे कि जनता को, लोगों को, जो लोग यहाँ पर आएंगे, उनको डिजिटल रुपी क्या है और कैसे काम करता है, इसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी मिलेगी, जिससे कि उनको एक समझ बन सकेगा कि डिजिटल रुपी क्या है और ये कैसे काम करता है और इस पर अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, इसके बारे में एक छोटा वीडियो है, वो प्रदर्शनी में प्रदर्शित की जा रही है। आरबीआई का जो ये पवेलियन है, यहाँ पर आप देखें कि डिजिटल रुपी के बारे में जानकारी दी जा रही है, इसके साथ ही साथ तमाम अन्य पहलुओं के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। कैमरामैन राहुल के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। इसके अलावा आरबीआई अपनी यूपीआई टेक्नोलॉजी को भी पवेलियन में दिखा रहा है। आरबीआई इनोवेशन पवेलियन पर बातचीत करने के हमारे साथ मौजूद हैं सचिन शर्मा, जो आरबीआई से हैं। जो यूपीआई की जो जर्नी है, उसकी बड़ी चर्चा हो रही है, यहाँ पर क्या दर्शाया गया है इस पवेलियन में? इस पवेलियन में हमने उसको, जो बाहर के डेलीगेट्स आ रहे हैं, उनको यहाँ पे अनुभव करने के लिए 3 चीज़ें रखी हैं। एक तो उसको यूपीआई वन वर्ल्ड कहते हैं, कि जो विदेशी नागरिक हैं वो आए और भारत में यूपीआई से कैसे पेमेंट किया जाता है, उसका अनुभव प्राप्त करने के लिए हम उनको यूपीआई ऑनबोर्डिंग का एक सेटअप प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद एक बार वो यूपीआई ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड करेंगे, तो इंडिया में वो जब तक है वो यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। कैसे काम करेगा, क्योंकि उनके पास कोई इंडिया के बैंक में खाता तो है नहीं, एक वॉलेट में ट्रांसफर करेंगे, फिर कैसे करेंगे वो, उस बारे में पूरी जानकारी दीजिए। तो जब वो यहाँ पे आएंगे, भले ही उनका नंबर अपने जिस देश के नागरिक है वहाँ का होगा, उसका एक यहाँ पे बैकग्राउंड में वेपर बनाया जाता है। फिर वो एक ऐप स्टोर से, चाहे वो एप्पल का फ़ोन हो चाहे एंड्रॉयड फ़ोन हो, ऐप को डाउनलोड करेंगे। उसके डाउनलोड करने के बाद उनका एक प्रीपेड वॉलेट क्रिएट किया जाएगा और उसमें उनको बैलेंस मिलेगा, जो भी वो धनराशि उसमें करना चाहते हैं। फिर उस धनराशि का उपयोग करते हुए जो भी वो सामान लेना चाहें, QR कोड के थ्रू वो पेमेंट कर सकते हैं और जो ये अनोखा अनुभव है उसका अनुभूति ले सकते हैं। इस पूरे यहाँ पे अनुभव को यहाँ पे रखने का यही है
कि जो भी विदेशी मुल्क के नागरिक हैं वो इस बात को समझें कि यूपीआई की चर्चा जो पूरे विश्व में हो रही है वो क्यों होती है। एक बार वो उस अनुभव की प्राप्ति कर लेंगे तो उनको ये एक तरह से वो कह सकते हैं कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे यूपीआई के बारे में पूरी दुनिया में चर्चा करने के लिए। यूपीआई पेमेंट ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, लोकप्रियता भी हासिल की है और दुनिया के लोग अब जब भारत आ रहे हैं, अगर उनके पास भारत में खाता नहीं भी है तो एक वॉलेट के जरिए कैसे यूपीआई पेमेंट से लेन देन कर सकते हैं, कितनी आसान हो जाएगी वित्तीय लेन देन इस यूपीआई के जरिए, उसका प्रदर्शन किया गया है आरबीआई इनोवेशन पैविलियन में। कैमरामैन अनिल के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। अमरीकी वज़ीर ख़जाना जैनेट येलेन ने अमरीका भारत ताल्लुकात के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि इस हफ्ते हमारी तरजीह अमरीका भारत ताल्लुकात को आगे बढ़ाना होगी। हम भारत के साथ अपने दो तरफ़ा ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। The U.S.-India relationship will be a priority this week. We highly value our bilateral relationship with India. In fact, this is my fourth time in India over the last year, making it the country I visited most frequently as Treasury Secretary. We also welcomed Prime Minister Modi to the U.S. in June. The U.S. is home to the largest Indian diaspora outside of Asia and is India's largest export market. Expanding our bilateral economic ties and our cooperation on global challenges is crucially important to us. जर्मन सफ़ीर फिलिप इकरमैन ने कहा कि नई दिल्ली में मुनक्किद होने वाला G20 सरबराह इजलास कामयाब और बहुत असरअंगेज सरबराह इजलास है। G20 की भारत जैसी सदारत कभी नहीं हुई है। This is the peak of a very successful and extremely, impressive presidency. India has been, like no other president before, and I say that because Germany was also a president before, has put the G20 or elevated the G20 to the next level. I think people now all of a sudden know cities like Nagpur or Gandhinagar, are on the international map now, and I think my respect and my admiration goes out to the Indian protocol, to the Indian Sherpa team around Amitabh Kant and the Indian government, of course. I think they did a brilliant job. Now, and they did this job in a very difficult time. I think this is maybe the most difficult, politically the most difficult G20 presidency. आज हम आपको अमेरिका के दिलचस्प आदाद-ओ-शुमार से मुतारिफ कराएंगे। यह आदाद-ओ-शुमार अमेरिका के लोगों के टेक्नोलॉजी की पहुंच से दूर होने के बारे में है। दरहकीकत अमेरिका में हर एक के पास घर है, लेकिन उनमें से तकरीबन 80 मिलियन लोगों के घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है। ताहम कुछ तंजीमें इस खला को पुर करने की कोशिश कर रही हैं। आइए देखते हैं इस मामले पर हमारे नामानिगार वेंजी हायर की भेजी गई एक खुसूसी रिपोर्ट। बाइट बैक में आपका इस्तकबाल है। हमारा मिशन कम संसाधन वाले समुदायों को डिजिटल अर्थव्यवस्था में एक समान मार्ग प्रदान करके डिजिटल विभाजन को खत्म करना है। हमारे ज्यादातर तलबा वो हैं जो डिजिटल दुनिया के सबसे महरूम तबकात से आते हैं। इनमें से 1/3 के पास अपने घरों में कंप्यूटर का मुनासिब सामान भी नहीं है। अमेरिका जैसे मुल्क में ये सूरत हाल हैरानकुन है। हमारा मानना है कि हर किसी को इंटरनेट तक रसाई हासिल होनी चाहिए। हमारे अधिकतर छात्र वही हैं जो डिजिटल जगत से सर्वाधिक वंचित वर्ग से आते हैं। इनमें से 1/3 के घरों में उचित कंप्यूटर उपकरण तक नहीं है। अमेरिका जैसे देश में ये हालात हैरान कर देने वाले हैं। हम मानते हैं कि सभी की इंटरनेट तक पहुंच जरूरी है। कोविड-19 के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के तकाज़ों ने पॉलिसी साजों को एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया है। 2021 में कानून साजी पर दस्तखत किए गए, जिसने सस्ती कनेक्टिविटी प्रोग्राम के तहत गरीब घरानों को वायरलेस इंटरनेट सर्विस फराहम करने के लिए $14 बिलियन फराहम किए थे। महामारी का जोर बढ़ा तो सरकार और एनजीओ ने जरूरतमंद लोगों को अधिक कंप्यूटर मुहैया कराए। खासतौर पर सरकार ने इंटरनेट के दाम कम किए। इससे गरीब वर्ग तक इंटरनेट की पहुंच तो बढ़ी, हालांकि अभी भी स्थिति पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है। पसमानदा अफराद को इंटरनेट खिदमात फराहम करने के लिए जारी करदा माली इमदाद की रकम अगले साल खत्म हो सकती है। इसके अलावा कोरोना के दौरान लॉकडाउन ने काम की जगह से दूर काम करना मामूल बना लिया है। ऐसे में तलबा का इंटरनेट पर इन्हिसार मजीद बढ़ गया है। इसके साथ साथ मसनवी जहानत का बढ़ता हुआ दायरा तकनीकी अदम मसावात को दोबारा बढ़ा सकता है।
जैसे जैसे तकनीक बदलती रहती है, नए डिजिटल विभाजन होते रहेंगे। एआई नया डिजिटल विभाजन पैदा करने जा रहा है। हमें इससे निपटने के लिए तंत्र और रणनीति पर ध्यान देना होगा। AI is now the new digital divide. डिजिटल तकसीम खत्म होने वाली नहीं है, ये सिर्फ बढ़ रही है। ऐसी हालत में मुसलसल कोशिश करते रहना बहुत जरूरी है। इस सिमत में उठाया गया हर कदम अहम है। हम सब यहाँ कुछ सीखने आते हैं और हम निश्चित रूप से वो सीख कर ही जाएंगे। अब तक मैंने निश्चित रूप से ऐसी चीज़ें सीखी हैं जिनके बारे में मैं कभी नहीं जानती थी। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, अगले चरण पर जाना चाहती हूँ और अब तक सीखते रहना चाहती हूँ जब तक कि उनके सारे पाठ्यक्रम को पूरा ना कर लूँ। मैनजी हायर, वॉशिंगटन से दूरदर्शन के लिए। G20 समिट के लिए दिल्ली में ट्रैफिक से मुतालिक पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। दिल्ली हुकूमत की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक जुमेरात की आधी रात से 10 सितंबर तक तमाम किस्म की मालगाड़ियों, तिजारती गाड़ियों, बैन रियासती बसों और मकामी सिटी बसों को मथुरा रोड, आश्रम चौक से आगे, भैरो रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान सुरंग के अंदर जाने पर पाबंदी है। दूसरी तरफ भारी मालबरदार गाड़ियों, दरमियाने दर्जे की मालबरदार गाड़ियों और हल्की मालबरदार गाड़ियों को जुमेरात की रात 9 बजे से 10 सितंबर तक दिल्ली में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। आज सुबह 5 बजे से 10 सितंबर तक नई दिल्ली ज़िले के पूरे इलाके को कंट्रोल जोन करार दिया गया है। इसके साथ ही ज़रूरी अशिया जैसे दूध, सब्जियां, फल, तिब्बी सामान और दीगर सामान ले जाने वाली मालगाड़ियों को दिल्ली में दाखिल होने की इजाज़त दी गई है। दिल्ली एयरपोर्ट, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाले मुसाफिरों को नई दिल्ली ज़िले में दाखिले की इजाज़त होगी। आलमी योम ख्वानदगी आज मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को ख्वानदगी की अहमियत से आगाह करना है। ख्वानदगी का मतलब है पढ़ने लिखने के काबिल होना। हालांकि पढ़े लिखे और तालीम याफ्ता होने में फ़र्क है। तालीम याफ्ता शख्स के पास ख़ास डिग्री होती है और पढ़ा लिखा आदमी पढ़ना लिखना जानता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि इसके पास कोई डिग्री भी हो। दुनिया का कोई भी शहरी नाख्वानदा ना रहे, इसी मकसद के तहत योम ख्वानदगी मनाया जाता है। पढ़ना लिखना जानना इंसान की तरक्की का बाइस बनता है और माशरे और मुल्क की बेहतर तरक्की का बाइस भी बनता है। योम ख्वानदगी के मौके पर लोगों को पढ़ने लिखने की इफादियत से आगाह करें, इनके लिए ख्वानदगी के फ़वाइद बताएं। जापान की हिटाची कंपनी ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर पहला यूपीआई एटीएम बतौर वाइट लेबल एटीएम शुरू किया है, जिसके साथ सार्फिन आसानी से यूपीआई के जरिए एटीएम से नकद हासिल कर सकते हैं। ये कदम डिजिटाइजेशन को फ़रोग़ देने के लिए उठाया गया है। काबिल ज़िक्र है कि यूपीआई एटीएम में डेबिट कार्ड के बगैर भी एटीएम से कैश निकाला जा सकेगा। और उत्तर प्रदेश की घोसी समेत 6 रियासतों की 7 असम्बली सीटों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में 2 असम्बली सीटों के नताइज का ऐलान कर दिया गया है, जबकि दीगर में वोटों की गिनती जारी है। बीजेपी ने त्रिपुरा की धनपुर और बागसागर सीटों पर कामयाबी हासिल करके एक बार फिर लोगों का एतमाद जीत लिया है। दूसरी जानिब उत्तर प्रदेश की घोसी सीट पर एसपी उम्मीदवार सुधाकर सिंह आगे हैं। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रही हैं, वहीं उत्तराखंड में बीजेपी के उम्मीदवार आगे हैं। मगरबी बंगाल के धोपुगरी सीट, त्रिपुरा की धनपुर और बागसिंह नगर सीट, केरला की पोतपल्ली सीट, उत्तर प्रदेश की घोसी सीट, उत्तराखंड की बागेश्वर सीट और झारखंड की डुमरी सीट के लिए 5 सितंबर को वोटिंग हुई थी। शुमाल मशरक़ी मुल्क माली में अक्सरियत पसंदों के हमले में कम अज़ कम 49 शहरी मारे गए हैं। हलाक होने वाले तमाम अफराद कश्ती में सवार थे। दहशतगर्दों ने मुबैना तौर पर एक फ़ौजी कैंप पर हमला किया, जिसमें 15 फ़ौजी मारे गए, जबकि 50 के करीब दहशतगर्दों के मारे जाने की भी इत्तलात हैं। सरकारी टेलीविज़न पर फ़ौज के एक बयान के मुताबिक हमलों की जिम्मेदारी शिद्दत पसंद बागी ग्रुप JNIM ने कबूल की है, जो अलकायदा से मुंसलिक मुसल्लह ग्रुपों में से एक है। और भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडिन की जोड़ी ने US ओपन के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में 6ठी सीड याफ्ता इस जोड़ी ने फ्रांस के मर्दों की जोड़ी को सीधे सेटों में 7-6, 6-2 से शिकस्त दी।
और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा यही मुकम्मल होता है। इजाज़त दीजिए, आदाब।